आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो फिर हमें हिंदी विषय में हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ना होता है। हिंदी विषय के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है? हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ना होता है। तो हिंदी भाषा का व्याकरण जो है उसे हम शुरू करें उससे पहले हमें कुछ शब्दों पर विशेष चर्चा करनी चाहिए। तो हिंदी को लेकर चर्चा करते हैं कि हिंदी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, इसकी बार बार प्रश्न ये आया है। अगर सुपर टेट का पेपर आपने देखा होगा जो हुआ है पिछला जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। अब हिंदी जो किस भाषा का शब्द है वो बात कर लेते हैं। उसको फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। फारसी, पारसी, ईरानी भाषा का शब्द है। अब वो कहानी आपको मालूम होगी कि ईरान के लोग आए, वो साकोहा कहते थे। तो सिंधु नदी के पास के स्थान को उन्होंने सिंधु स्थान कहा है, यानी सिंधु नदी के पास का जो स्थान था उसे उन्होंने सिंधु प्लस स्थान कहा है। तो साकोहा कहते थे तो वो हिंदुस्तान बन गया है। तो वो बन गया हिंदुस्तान, क्योंकि ताको वो ता कहते थे तो हिंदुस्तान पड़ गया। तो हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो हिंदू कहलाए और हिंदुओं के द्वारा जो भाषा बोली जाने वाली थी वो कहलाई हिंदी। इस कारण से ये फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। यहाँ हमने इस कहानी का भी आपके सामने जिक्र कर दिया। अब बात करते हैं कि हिंदी की व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो हिंदी की व्युत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है, क्योंकि आपको मालूम है संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत समस्त भाषा नाम जननी हस्ति। तो संस्कृत है, तो संस्कृत जो है मुख्य रूप से संस्कृत को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग जो संस्कृत का है वो कहलाता है आपका वैदिक संस्कृत। पहला भाग क्या कहलाता है? वैदिक संस्कृत कहलाता है। और वैदिक संस्कृत दूसरा जो है आपका लौकिक संस्कृत। अब मन में आपके विचार आ रहा होगा कि वैदिक संस्कृत क्या है। तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत अगर हम इसके कार्यकाल यानी समय का बात कर लें कि ये कब से कब तक रहा है इसका काल, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका उपयोग होता रहा। यानी भाषा जो है वैदिक संस्कृत में उपयोग होती रही है। इसमें जो है वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत का जो समय है आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहा है। लौकिक संस्कृत में अब भाषा का एक गुण आपको पता होना चाहिए कि भाषा जो है परिवर्तनशील है। अब भाषा परिवर्तनशील है तो उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं और निरंतर परिवर्तन होने के कारण लौकिक संस्कृत पे बात कर लें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो इसमें परिवर्तन हुआ तो लौकिक हुआ। तो लौकिक संस्कृत में जो मुख्य रूप से अगर ग्रंथ की बात करें तो महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रंथ हैं उसमें चर्चा में आए हैं। अब इस लौकिक संस्कृत में भी कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कोश कोश पे पानी बदले 2 कोश पर वाणी, वो कहावत है, उसी के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन होते हैं। तो वो परिवर्तन के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत जो है आपकी परिवर्तित होते होते आपकी पाली भाषा में परिवर्तित हो गई। अभी पाली भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक ये पाली भाषा है। और ये जो पाली भाषा है अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो इस पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की बात होती है। अब आगे चलते हैं, इसमें फिर से परिवर्तन हुआ। जब इसमें पुनः परिवर्तन हुआ तो ये पाली जो है आपकी परिवर्तित हो जाती है प्राकृत भाषा में। इसका कार्यकाल अगर बात करें, देखो यहाँ जो समय था वो घटते हुए क्रम में था, क्योंकि यहाँ बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय चल रहा था। अब यहाँ जो है समय आपका बढ़ेगा, यानी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक की जो है इसका कार्यकाल है। और इसमें जो है महावीर स्वामी यानी जैन साहित्य जो हैं
वो लिखे गए हैं किसमें, प्राकृत भाषा में। इस प्राकृत भाषा में फिर से परिवर्तन हुआ। जब इसमें फिर से परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तन के फलस्वरूप अगर हम बात करें तो ये भाषा आपकी परिवर्तित हो गई है अपभ्रंश में। किसमें परिवर्तित हो गई, अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई। और यही अपभ्रंश जो है इसकी एक शाखा है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, ये सौरसेनी अपभ्रंश इसी की शाखा हो गई। अब इस सौरसेनी अपभ्रंश जो है अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसमें भी अगर हम समय बढ़ाएं तो 500 से लेकर 1000 ईस्वी की बात होती है। 500 से लेकर 1000 ईस्वी की बात सौरसेनी अपभ्रंश में होती है। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है किसका, हिंदी का जन्म हुआ है। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है जो अभी वर्तमान में बोली जा रही है, यानी 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान में इसी का उपयोग हो रहा है हिंदी भाषा का। और इसी हिंदी भाषा का हमें क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। तो यहाँ विशेष तथ्य के रूप में अगर हम बात करें तो विशेष तथ्य रूप में निकल के आ जाता है यहाँ कि हिंदी भाषा का मानक समय क्या है। हिंदी भाषा का मानक समय, अब आप लोग जो हैं इस नोट्स जो हैं बनाते चलें साथ साथ में ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर। हिंदी भाषा का मानक समय जो है आपका रहेगा 1100 ईस्वी। 1100 ईस्वी मानक समय, ये प्रश्न आपको याद रखना है। देखो यहाँ से 3 प्रश्न अगर हम बात करें तो विशेष आपको ध्यान रखने वाली हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ये यहाँ निकल के आया फारसी, पारसी, ईरानी भाषा का। कहाँ किस से व्युत्पन्न है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। और मानक समय क्या है, 1100 ईस्वी। ये आपको 3 बातें मुख्य रूप से इसमें याद रखने वाली हैं और आपको ये याद होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये पहले शब्द पे चर्चा की हमने, किसको, हिंदी को लेकर। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट भाषा शब्द को लेकर चर्चा करते हैं आपसे। भाषा पे बात कर लेते हैं कि भाषा क्या है। तो अगला शब्द है हमारा भाषा। भाषा पे बात करते हैं। अब भाषा पे बात करें तो भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। किससे है, भाष से। अब संस्कृत की भाष धातु भी, तो ये जो है किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत का शब्द है भाष धातु। अब इस भाष का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना इसका अर्थ हो गया। अब ये विचार प्रकट करना जो इसका अर्थ है, इसी से हमारी जो भाषा की परिभाषा निकलकर सामने आती है। भाषा की परिभाषा निकलकर कैसे सामने आती है कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिससे हम अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है, एक साधन है या माध्यम है। भाषा क्या है, एक साधन या माध्यम है। अब ये साधन माध्यम है। अब ये साधन माध्यम क्या करते हैं इसका, अब किसके लिए उपयोगी है ये, विचारों के, जैसे बात करें विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हुई कि भाषा जो संस्कृत के भाष धातु से है जिसका मतलब है विचार प्रकट करना। ये आपको याद रखना है, ये कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाषा का क्या अर्थ है, तो विचार प्रकट करना। तो है क्या, साधन या माध्यम है। कैसा माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का। तो पर बात देखो पहले क्या था, अगर हम थोड़ी कल्पना कर लेते हैं, थोड़े प्राचीन काल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो हम कैसे बात करते होंगे, तरह तरह के संकेतों के माध्यम से हमें बात करनी पड़ती होगी। अब यहाँ प्रश्न यहाँ वही बनता है कि ये साधन या माध्यम हैं, ये कितने हो सकते हैं, साधन या माध्यम कितने हो सकते हैं। तो आप एक कल्पना कीजिए कि आपको अपने मित्र से कोई चीज़ मांगनी है तो आप कैसे मांग सकते हैं। तो कोई भी, माना कि आपको पेन ही लेना है या नोट्स लेने हैं, कुछ भी लेना है तो आप कैसे मांग सकते हैं। तो बात करते हैं कि बोलना, यानी बोल कर। तो बोलना
एक तरीका हो जाएगा, बोलकर मांग सकते हैं। दूसरा है लिख कर, उसको लिख कर दे यानी लिखना माध्यम हो गया। और तीसरा है कि उसे इशारा भी कर सकते हैं, संकेत के माध्यम से आप सारी चीज़ें मांग सकते हैं। अब आप बताइए इनमें से सबसे आसान तरीका आपके लिए कौन सा होगा। आपको नोट्स चाहिए तो मित्र से सबसे आसान तरीका होगा कि आप सीधा बोल देंगे कि मुझे आपके लिए नोट्स चाहिए या मुझे एक बुक चाहिए, तो वो आपके लिए सबसे सरल कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो बोलना ये सबसे सरल माध्यम हो जाएगा इस दृष्टि से। लेकिन बात करें लिखकर, मित्र को लिखकर भी दे सकते हैं पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और लिखकर दे सकते हैं। लेकिन समस्या तब हो जाएगी माना कि किसी को किसी से कोई चीज़ मांगनी है और उसने किसी को लिख कर दिया और वो पढ़ना ही नहीं जानता, ऐसे में क्या होगा, तो वो संभव है क्या उसके लिए वो चीज़ दे पाना, नहीं संभव है। संकेत की बात करें, संकेत जो है माना कि आपने एक संकेत निश्चित किया है किसी के लिए कि हम आपने आप कोई मित्र है उसको आपको बुलाना है, तो आपने संकेत निर्धारित किया कि हम 2 तालियां बजाएंगे या 3 ताली बजाएंगे तो आप बाहर निकल कर आ जाना, और आपने उसके घर के बाहर 3 तालियां बजाईं और वो निकल कर बाहर आ गया, समझ गया संकेत को, तो क्या उसके परिवार के सदस्य भी उस संकेत को समझ पाएंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसा संभव नहीं है। उसके परिवार के सदस्य यानी संकेत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, संकेत समझना सबके लिए आसान नहीं है। तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा, कठिन माध्यम हो जाएगा। अब ये सरल है ये कठिन है, तो बीच वाला माध्यम जो रहेगा आपका वो सरल भी रहेगा और कठिन भी माध्यम रहेगा, ये दोनों माध्यम रहेगा, सरल प्लस कठिन दोनों हो जाएगा। अब आगे चल लेते हैं कि भाषा के कुछ कौशल होते हैं जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भाषाई कौशल पे यानी भाषा के कौशल पर चर्चा कीजिए। भाषा के कौशल, ये कौशल का जो क्रम है वो बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको क्रम याद रखना है। तो भाषा का कौशल कौन कौन सा क्रम हो सकता है भाषा सीखने के लिए, सबसे ज़्यादा आपको देखो इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप बच्चे की कल्पना कीजिए। छोटा सा बच्चा है, वो पहली बार जब भाषा सीखने के लिए कैसे प्रयास करता है, तो वो बच्चा जो है सबसे पहले सुनना सीखता है। माता पिता जो भी परिवार के सदस्य हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा नाम बोलो, अपना नाम बुलाने की कोशिश करते हैं बच्चे से, तो वो उसको सुनता है। तो सुनना, फिर उसके बाद उनको संकेतों को जो सुने हैं उसने उनको बोलने का प्रयत्न करता है। फिर जब विद्यालय जाने लगता है तो उसे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यानी पढ़ना, और उसके बाद अगली क्लास जैसे ही बढ़ती तो वो लिखना सीख जाता है। तो पहला माध्यम सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना, ये माध्यम हो गए। और इसी क्रम में आपको याद रखना है, कोड के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं, सोबोपली, इस ढंग से याद रख सकते हैं, सोबोपली। अगर आप इस कोड को हिंदी में याद ना करना चाहें, अगर इंग्लिश में अगर इसको देखना चाहें तो आप इसको LSRW के रूप में भी याद रख सकते हैं। अब LSRW के रूप में तो पहला माध्यम हो जाएगा आपका लिसनिंग, दूसरा माध्यम हो जाएगा आपका स्पीकिंग यानी स्पीकिंग हो जाएगा, और तीसरा माध्यम हो जाएगा रीड यानी रीडिंग, और चौथा और अंतिम माध्यम हो जाएगा अपना राइट यानी राइटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये माध्यम हो गए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप इसको इस रूप में भी याद ना करना, आप संस्कृत में इसको याद करना चाहें तो संस्कृत में आप इसे सिर्फ पले ही बोल सकते हैं, सिर्फ पले बोल सकते हैं। तो पहला माध्यम हो जाएगा श्रवण कौशल, पहला माध्यम श्रवण कौशल, दूसरा माध्यम बदन यानी बोलना, बदनम बात कर लेते हैं, तीसरा बात करें तो पठन यानी पढ़ने की बात हो जाएगी, और चौथा माध्यम जो हो जाएगा लेखन हो जाएगा। यानी आपको कुल मिला के इनको याद रखना है, क्रम को ध्यान रखेंगे आप, ये क्रम आपका नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, फिर आपको दे दिया लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, दूसरे ऑप्शन में दे दिया पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, इसलिए आपको ये इसी रूप में याद रखना है। तो ये आपकी भाषा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ थी, और इसी के जानकारी क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं इन सब चीज़ों को।
तो उम्मीद करते हैं ये अभी की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कुछ फैक्ट और देखते हैं हिंदी भाषा को लेकर, जो अब हमारा फैक्ट पे बात कर लेते हैं। कुछ बहुत ज़रूरी हैं जो वो फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। उन फैक्ट की बात करें तो पहला फैक्ट अगर हम बात करें जो परीक्षा उपयोगी है जानकारी, वो हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा दिवस ये आपको याद रखना है 14 सितंबर। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आपको 14 सितंबर ये याद रखना है कि हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये भाषा जैसे है, तो भाषा भारत की बात कर लें। कुछ शब्दों पे अगर हम चर्चा करें कि मातृभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। तो अगर बेसिक इन शब्दों पे अगर हम चर्चा करें तो जो भाषा हम माता से सीखते हैं, यानी जो भाषा बच्चा माता के द्वारा सीखता है, मदर टंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, सीखता है, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। और संपूर्ण राष्ट्र की जनसंख्या जो है लगभग 2/3 जनसंख्या, आप कह सकते हैं लगभग 66% लोग अगर किसी भाषा को बोलते हैं तो वो भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा जो है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है, तो ये राजभाषा होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि हिंदी जो है भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो ये प्रश्न आपके मन में जब आएगा तो इसका जवाब हम बताते हैं आपको कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। समय समय पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठती तो रही है, पर भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। तो दूसरा फैक्ट आ गया निकल के, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। ये आपको याद रखना है कि हिंदी भारत की क्या, राजभाषा। लेकिन अब ये राजभाषा ऐसे ही कह देने से थोड़ी हो गया कि बोल दिया तो राजभाषा हो गई, इसका कहीं ना कहीं उल्लेख होगा। तो भारत का सबसे बड़ी जो पुस्तक है कानून की, जो नियम कानून बनाती है, क्या होना चाहिए, तो वो संविधान है। तो संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख होगा कि हिंदी भारत की राजभाषा। तो ये संविधान के अगर उल्लेख की बात करें तो संविधान के भाग नंबर 17 और भाग 17 में ये उल्लेख है। अब भाग 17 का अनुच्छेद कौन सा होगा, तो क्योंकि ये भाग जो है, भाग आप अध्याय मान सकते हैं, किसी बुक का जैसे चैप्टर होता है वैसे ही संविधान की पुस्तक में जो भाग होते हैं वो आप चैप्टर मान लेते। चैप्टर में लेकिन कुछ लाइनें लिखी रहती हैं, कुछ पैराग्राफ होते हैं, तो उन्हें आप अनुच्छेद के रूप में देख सकते हैं। तो अनुच्छेद जो है 343 से 351 में जो है हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख है, हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख है। अब इसी संविधान में जो राजभाषा का उल्लेख है वही लिखा है, अगर हम पर्सनली अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 343 और उसके आगे के अनुच्छेद की बात करें तो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा। अब आपको पता चल गया कि हिंदी है। अब हिंदी जो है, लेकिन बात कर लेते हैं कि हिंदी, अब एक शब्द और आ जाता है कि इस हिंदी की लिपि क्या है। तो लिपि क्या होता है, जिन ध्वनि चिन्हों से भाषा को व्यक्त किया जाता है। यानी आप शॉर्ट रूप में अगर समझना चाहें, भाषा को लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का तरीका, आसान भाषा में आप लिखने का तरीका। और थोड़ी क्लिष्ट भाषा अगर समझें तो भाषा को जिन ध्वनि चिन्हों से व्यक्त किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं। तो लिपि जो है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, प्रश्न और पूछा जाता है, तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। तो बेसिक आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है कि हिंदी जो राजभाषा है वो हिंदी है, लिपि देवनागरी है, परिवार कैसा है, भारोपीय परिवार है। ये
आपको याद रखना। अब चलते हैं कुछ भाषा की विशेषताओं को लेकर चर्चा कर लेते हैं। भाषा की विशेषताएं, क्योंकि भाषा कौशल भी हमें पता होना चाहिए। भाषा कौशल की बात करें तो भाषा कौशल भी हमें पता होना चाहिए। तो भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं पे चर्चा कर लें। अब भाषा की विशेषताओं पे जब चर्चा करें तो एक प्रश्न हमारे मन में आ जाता है कि भाषा कैसी संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है। अब आप खुद सोचिए कि भाषा, अगर हम बात करें भाषा संपत्ति है, भाषा संपत्ति है, दो हैं आपके सामने ऑप्शन, एक है अर्जित और दूसरा है जन्मजात। इन दो शब्दों पे आप विचार कीजिए कि भाषा अर्जित संपत्ति है या जन्मजात है। तो आपको जवाब आसानी से मालूम है कि भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं है। अब जन्मजात ये आपने कैसे अंदाज लगाया। अब जैसे एक बच्चे पे आप फिर से नज़र डालें, क्या बालक गर्भ से ही भाषा को सीख कर आता है या बाद में सीखता है। तो जवाब आपको मिल जाता है कि बच्चा जो है भाषा को बाद में सीखता है। तो कैसी संपत्ति है ये, अर्जित संपत्ति है। और बात कर लेते हैं अगर दूसरी, इस भाषा की बात कर लेते हैं दूसरी विशेषता की। पहली तो यही हो गई कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, भाषा परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील है क्योंकि देखा था कि वैदिक संस्कृत से लौकिक, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौर, यानी अपभ्रंश निरंतर परिवर्तन हो गई है। और आप खुद अनुभव करके देखते होंगे कि आप जहाँ रह रहे हों ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ की भाषा, आप अगले गांव में जाएंगे वहाँ की भाषा, थोड़ा और 10-20 किलोमीटर पर जाएंगे तो वहाँ की भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इस ढंग से आपको ये दो गुण, मुख्य रूप से इन्हीं दो गुणों को आपको ध्यान में रखना है। अभी जब भाषा कौशल पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब भाषा सीखने के लिए आवश्यकता, भाषा सीखने के लिए आवश्यकता की बात करें। अब भाषा सीखने के लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए, तो भाषा सीखने के लिए अब बच्चे पे फिर से देखो, आप जो हैं तैयारी, अगर आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बच्चे को माइंड में रखना चाहिए और तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। और बच्चे को माइंड में रख के ही आपको सोचना पड़ेगा। भाषा सीखने के लिए आवश्यकता, अब आप खुद सोचिए एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म हुआ हो पहली क्लास, दूसरी क्लास, और उसे भाषा सीखनी है। तो भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए। पहले परिवार की बात करते हैं। जन्म के समय तो सब लोग कहते हैं कि बेटा बोलो मामा, बेटा मम्मा, बेटा पापा, तो ऐसे करके बच्चे से कहा जाता है। जब बच्चे से बार बार बोला जाता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उन शब्दों को सुनता है, उसके मन में हो जाती है जिज्ञासा उत्पन्न। उसके मन में क्या हो जाती है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। अब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तभी तो वो सीखने का प्रयास करेगा। जिज्ञासा के लिए मैं कह सकता हूँ कि हर सब्जेक्ट को सीखने के लिए जिज्ञासा जरूरी है। क्यों जरूरी, एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एक तालाब है, ठीक है, साइकोलॉजी में एक नियम है, एक तालाब है, इस तालाब पर 10 लोग मिलकर एक घोड़े को ला तो सकते हैं, 10 लोग मिलकर एक घोड़े को ला तो सकते हैं, लेकिन 20 लोग मिलकर भी उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। ऐसे ही बच्चे में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों को समझने की जिज्ञासा नहीं होगी आपके मन में, तो आप सीखने का प्रयास क्यों करेंगे। लेकिन उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ही सारगर्भित चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से चीज़ें हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सीधा एग्ज़ाम में आपके प्रश्न यहाँ से फंसने की संभावना बनेगी। तो भाषा सीखने के लिए आवश्यकता पहली क्या होगी, जिज्ञासा होगी। अब बच्चे के मन में, फिर आप बच्चे पर जाइए कि अगर जिज्ञासा होगी तो बच्चा क्या करता है। जैसे माता पिता परिवार के सदस्य ओंठों को हिलाते हैं, उसी प्रकार बच्चा अपने ओंठों को हिलाकर उन्हीं शब्दों को बोलने का प्रयत्न करता है।
जब उन्हीं शब्दों का प्रयत्न करता है तो इसी प्रयत्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अनुकरण। तो बच्चा जो है अनुकरण करने की कोशिश करता है। तो पहली आवश्यकता तो जिज्ञासा हो गई, दूसरी आवश्यकता अनुकरण हो गई। अनुकरण के पश्चात अगर तीसरी आवश्यकता की बात करें तो वो तीसरी आवश्यकता हो जाती है अभ्यास। फिर बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके मन में सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा है, आप अनुकरण कर रहे हैं, किसी ना किसी अध्यापक का आप अनुकरण कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आप पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से सूटेबल है या नहीं है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये आपको हिंदी में जो आज की जानकारी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। और टेलीग्राम चैनल जो है इसी नाम से, उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसको आपको नेक्स्ट क्लासेस का क्या होगा, कैसे होगी, सारी चीज़ें जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। अब हम यहाँ थोड़ा चर्चा आपसे कर देते हैं कि अगली क्लास हमारी किस पे होगी। तो अगली क्लास हमारी होगी, जैसे हम बात कर लें भाषा के अंग। भाषा के अंग, तो भाषा के जो अंग हैं वो 3 हैं। अब 3 अंग कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब ये वर्ण, शब्द और वाक्य हैं तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण के अंग पे चर्चा करेंगे हम। व्याकरण के अंग क्या होंगे, वही जो भाषा के अंग हैं वही व्याकरण के होंगे 3 अंग। 3 अंग कौन से होंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो इस वर्ण विचार पे होगी, वर्ण विचार को लेकर होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं, और स्वर का डिवीज़न कैसे है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, उन सबको चर्चा करेंगे हैं। उसके साथ साथ हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे, उनके उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। तो सारी चीज़ें आप वीडियो को निरंतर देखते रहें। और आपसे एक हमारा सुझाव है कि जो पढ़ाया जा रहा है उन सब चीज़ों के नोट्स आप ज़रूर बनाते जाएं, क्योंकि बिना नोट्स के सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया है हैंड से, हाथ से लिख के जो सारी चीज़ें समझाएं, इनके PDF नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं नोट्स को तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप सुनते ज़रूर जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं वो निसंदेह आपके मस्तिष्क में बैठते हैं और वो एग्ज़ाम पर्पज़ से वहाँ रिकॉल हो जाए। देखो, याद करना या चीज़ें समझना उतना आसान होता है, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम के टाइम पे रिकॉल करना, यानी उनका स्मरण जो है आ जाए, तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से ही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, जो सही समय पर आपका ज्ञान आपके काम आ जाता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए नई नई चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं। प्रयासरत तो हैं ही, लेकिन मोटिवेशन मिलता है तो मोटिवेशन से व्यक्ति और बेहतर करने की कोशिश करता है। वैसे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा। क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।